सिटी न्यूज़ के विशेष अंक आपसे खास मुलाकात में आज हमारे साथ विधायक विपिन शर्मा हैं, जो कि रोहताश नगर विधानसभा से विधायक हैं। और बात करें अगर राजनीति की, तो राजनीति जो है इनके परिवार से ही है। इनके पिताजी पहले जो राजनेता थे, बहुत अच्छे इनकी पकड़ थी कांग्रेस पार्टी में। आज भी जो है विपिन शर्मा की काफ़ी अच्छी पकड़ है। जानते हैं इन्हीं से, विपिन जी से ही, कि किस तरीके से विपिन जी जो शुरुआत जो थी राजनीति की, जो शुरुआत थी आपकी कब से हुई? पहले से ही लगता था कि हाँ राजनेता बन जाना चाहिए, आगे सोचा ही था कि राजनेता ही बनना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मेरे पिता उन्होंने दिल्ली की राजनीति और उस टाइम से शुरू करी। शामिल टोली में उनका राजनीति का पहला कदम था। उसके बाद वो एमसीडी के चुनाव लड़े, नंदनगरी से 2 बार, एक बार अपोजिशन लीडर रहे, सेकंड टर्म के अंदर वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे। उसके बाद वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर रोहताश नगर से 2 बार था। तो मैंने बचपन से देखा कि भाई राजनीति रोल था, लेकिन मैं कभी मेरा राजनीति के अंदर इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे फादर भी जो है हमें राजनीति से काफ़ी दूर रखते थे। तो जब उनका स्वर्गवास हुआ तो रोहताश शहर की जनता उनसे का बड़ा जुड़ाव था। तो रोहताश शहर की जनता ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़े और आप जिस तरह आपके पिताजी जनता की सेवा किया करते थे, तो आप भी इतने लक्ष्य कदम पर चलते हैं, जनता की सेवा के लिए आप आगे जाएँ। तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा और शेष की जनता ने मुझे तकरीबन 25,000 वोटों से मुझे जीते विधानसभा में। तो मुझे अभी 3.5 साल, पौने 4 वर्ष मुझे विधायक बने हुए हुए, क्योंकि पिछले टर्म में पापा थे तो उनके देहांत के बाद 7-8 महीने बाद चुनाव हुआ, मैं जीत गया। तो 1 साल के बाद 3.5 पौने 4 साल मुझे विधायक बने। तो राजनीति की बात है, पिताजी जो है, जो स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी थे, वो काफ़ी अच्छे नेता थे। पकड़ काफ़ी कांग्रेस पार्टी के अंदर पकड़ बहुत अच्छी थी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो दूरियां काफ़ी बना के रखते थे आपको, जैसा आपने भी बताया कि राजनीति से दूर रखते थे। फिर कदम किस तरीके से, आप जब दूरियां थी उसके बाद राजनीति के अंदर जो कदम था, कैसे आखिर जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर से जब जो स्वर्गवास हो गया था पिताजी का, तो क्या दबाव रहा कि आपको ही जो है आगे जो है जनता के आगे नेता जो है दूसरे आप ही बनोगे? ऐसा दबाव ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि जब हमारे फादर के जो चुनाव लड़े, 5 में जो चुनाव लड़े, तो मैं बराबर मैं उनकी चुनाव के दौरान या एक्टिविटी के दौरान मैं हमेशा जो है उनके उस काम में मैं मतलब सहायता करता था, उनकी जो भी मेरे से होती थी तो मैं चुनाव में लगता था। लेकिन हमें पता, किसी को अकस्मात जो है उनका निधन हो गया, तो अब राजनीति में आने के बाद जब लोगों की सेवा हम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमें लगता है कि भाई हमारे पिताजी ने बड़े अच्छे काम किए, तो हमें भी उनकी तरह ही काम करना चाहिए। तो एक प्रेरणा मिलती है हमें उनसे, और लोगों के काम करने में एक हमें अच्छा महसूस लगता है। तो जब चुनाव आपने लड़ा, आपके सामने दिग्विजय जायसवाल थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मार्जिन रहा था दोनों, आपकी जो जीत थी उसमें। तो किस तरीके की उस टाइम कुछ चुनौती थी? हालांकि जो है पिताजी का काफ़ी रुतबा था, क्या उस वजह से भी थोड़ा प्रभाव रहा था उस चुनाव में? देखिए, कोई राजनीति का परिवार होता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब कोई किसी ने अच्छे काम करे हो तो उसका परिवार को फ़ायदा मिलता है। लेकिन चुनाव जब लड़ा गया तो सामने जो है मेरे सामने बीजेपी से वोट भी पड़े, दिग्गज नेता उन्होंने पहले में भी रहे हैं। वो चुनाव अच्छा लड़ा, हमने भी अच्छा लड़ा, और 25,000 वोटों से हमें जनता ने जीत के भी भेजा। तो लोगों का बड़ा प्यार था, लोगों का एक वो था कि नहीं, पंडित जी की बात उनकी कोई नई पीढ़ी आई है, उनको हमें आगे लाना है। तो जनता के प्यार से मुझे बहुत खराब था। तो 25,000 वोटों का जो मार्जिन था, कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है, इतना मार्जिन किसी को नहीं मिलता है। एक चीज़ और थी इसके अंदर कि ऐसा भी लोगों को देखना चाहते थे कि नेता तो हैं, पिताजी काफ़ी अच्छे नेता थे, तो उसी रूप में आपको भी देखा, कभी ऐसा भी लगा कि क्या आप पदवी जो है, जिस तरीके से पिताजी काम करते थे, जिस तरह की साख उनकी थी, तो क्या उस तरीके ये सवाल भी उठे होंगे हालांकि शुरुआत में जब? हाँ बिल्कुल, वो तो जब बहुत बड़ी चुनौती थी कि कोई व्यक्ति पूरी दिल्ली की या पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कर रहा है और उसके सामने
अब उनकी जगह मैंने जब जगह ली, मैं विधायक बना, तो मेरे सामने बड़ी चुनौती थी कि लोग कहीं कहते थे यार पंडित जी तो हमारा ये काम करा देते थे, वो काम। तो जो चुनौतियाँ वो जो उन चुनौतियों का सामने वो डट के करते थे, वो समाधान करते थे। जब मैं नया नया बना तो मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लोगों की समस्याएँ थी, लोगों के काम थे, और मैं जब उन कामों को कराने जाता था तो काम भी काफ़ी होते थे, होते हैं, अभी होते हैं। लेकिन एक इतने साल की जो उनकी मेहनत थी, वो जो आदमी मेहनत करता है वो उसी को होती है। और मुझे भी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं अभी ये नहीं कहता कि मैं उन्हीं की तरह हूँ, या एक सच्चाई है कि मैं उनकी तरह बनने के लिए, उनके ज़्यादा सक्षम होने के अंदर मुझे अभी काफ़ी समय लगेगा। और वो समय जब आएगा तो मेरी पूरी इच्छा है कि मैं उन्हीं की तरह दिल्ली की जनता की, अपने प्रकाश नगर की क्षेत्र की उन्हीं की तरह जोश के साथ सेवा करूँ। तो बात सेवा की है, बात काम की है, तो यहाँ पर कामों की भी थोड़ी बात करी जाए कि जो है 3.5 पौने 4 साल का जो वक्त रहा है उसके अंदर कितना काम हुआ है। अब बात करें आपके इलाके के अंदर बताया जाता है कि 200 से ज़्यादा सड़कें बनवाई गई हैं, और स्कूलों के अंदर रीप जो सिस्टम है वो भी पानी का प्योरीफाइड जो सिस्टम होता है वो लगवाया गया है। पर उसके अलावा अगर एक रोड की बात करी जाए, मंडोली रोड है, काफ़ी खस्ता हालत में है, व्यावसायिक रोड भी मानी जाती है, पूरा इंडस्ट्रियल जो मार्केट वहाँ पर है पूरी बसी हुई है, तो वो अभी तक कहीं उसका सुधार नहीं है, और काफ़ी जो है उसमें दिक्कतें आती हैं। कई बार जो है काफ़ी सालों से वो इसी तरह से रोड पड़ी हुई है। क्या कहना है? ऐसा है, देखिए रोड मंडोली रोड है, हमारे लोनी रोड है, पावरी रोड है, ये 3 रोड हमारी जो है हमारे उत्तराखंड नगर विधानसभा की लाइफ लाइन है। हर आदमी यहाँ से गुजरता है। तो ये तीनों रोड पहले MCD के पास थे, अब ये रोड PWD के पास आए हैं। तो हमने तीनों रोडों पे एस्टीमेट हमने तैयार करा लिए हैं, और इसका हम बहुत जल्दी मंडोली रोड की जो आप बात करो, मंडोली रोड और बाबरपुर रोड का, तो हम बहुत जल्दी सड़क का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और जब सड़क का उद्घाटन होगा, उसके साथ यहाँ पे सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है नालों की। मंडोली रोड में आपने देखा हुआ बरसात के अंदर पानी भर जाता है, तो जब पानी भरता है लोगों के, दुकानदारों को दिक्कत होती है, कॉलोनी के लोगों को दिक्कत होती है, कॉलोनी के लोग निकल नहीं पाते हैं। तो हम इसके लिए रोड जैसे बनेगी उसके बाद हम नाले का भी काम उसके साथ ही साथ चालू कर देंगे, ताकि पुराने नाले बने हुए हैं, ताकि पानी, बरसाती पानी आसानी से निकल सके। तो हम इसकी रोड का और नाले का हम काम 10 से 15 दिन काम शुरू कर देंगे। काम की शुरुआत होने वाली है, और हालांकि कई काम इन्होंने पहले भी करवाए हैं, विधानसभा में काम इन्होंने करवाए हैं, पर काम जब शुरुआत करवाते हैं, जैसे जब काम की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो है वो दिखता है। ऐसा हमने भी देखा है कि जब आपने अभी अंडरपास का यहाँ पर उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आई, माननीय हैं, और यहाँ पर आई, आपने बुलाया था कार्यक्रम में, तो वहाँ पर जो है जनता का कहीं ना कहीं गुस्सा दिखा, काले झंडे दिखाए गए। काफ़ी बार हो चुका है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, खास करके उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर जब भी शीला दीक्षित जी आती हैं तो जनता का विरोध जो है उन्हें झेलना पड़ता है। आपके इलाके में भी झेलना पड़ता है क्या? देरी से काम हुआ इस वजह से जनता ना खुश की, या जो महंगाई का जो मुद्दा चल रहा है, या बिजली पानी का जो मुद्दा है, उससे नाराज़ है? देखिए, महंगाई का मुद्दा एक अलग चीज़ है। वो कुछ चंद लोग थे जो काले झंडे लेके खड़े हुए थे, वो गिनती के 10 या 5 लोग होंगे, मैंने गिनती भी की थी उनकी। तो काले झंडे लेके खड़े होना, और कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे कोई जनता के विरुद्ध कोई काम करा रहे हैं। एक जनता के लिए एक अंडरपास का उद्घाटन हो रहा है, और समय की बात है, ये समय से पहले पूरा हो गया। ये लगभग 3 से 3.5 महीने पहले इसका काम पूरा हो चुका था। उद्घाटन लेट इसलिए हुआ क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी पे थोड़ी समय की व्यवस्था थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर उद्घाटन करने होते हैं, पूरी दिल्ली की समस्या से निकलती है, तो उन्होंने समय थोड़ा सा लेट किया। तो इसका उद्घाटन हमने फ़ोन तो पहले ही दिया था मेरे पास, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले से अंडरपास की ओपनिंग हो गई थी, लेकिन उद्घाटन में जो है प्रशासनिक तौर पर जो है मुख्यमंत्री जी ने किया। तो जब काम होता है उसका विरोध करो, काम ना हो तो विरोध करो। आप काम ना हो तो उसका विरोध अच्छा लगता है, लेकिन जब और कोई अच्छा काम हो रहा है, पब्लिक की भलाई के लिए काम हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे कितना जाम लगता था। यहाँ पे जब रेलवे फाटक था तो कोई व्यक्ति यहाँ से निकलता नहीं था, तो यहाँ पे घंटों की 2-3 घंटे खड़ा होना पड़ता था। अब देखिए आप गाड़ी कैसे जाती है, अगर आपको यहाँ विशाल करने जाना है, GTB जाना है, आपको जो है 2-3 हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जाना है, तो वहाँ पे आपने जाना है, यहाँ से आगे 5 मिनट में आप पहुँच सकता है।
तो ये सुविधा दी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी दिल्ली सरकार ने, हमारे माननीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने, तो सुविधाएँ मिलती हैं दिल्ली वालों को। और मैं मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने कम समय के अंदर दिल्ली सरकार ने 15 साल दिल्ली सरकार में किया, और इतने काम 15 साल में दिल्ली सरकार ने किए शायद ही पूरे हिंदुस्तान में किसी सरकार ने किए हों। उसकी वजह ये है कि और राज्यों के बाद आप हम कहीं बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप गुजरात जाइए नरेंद्र मोदी। आप इसको बताइए कि वो पूरी स्टेट है, उसे राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उनके पास पुलिस है, उनके पास मिलिट्री है, उनके पास सारी सुविधाएं उनके पास है। हमारी केंद्र सरकार उनको फंड देती है, सारी चीज़ होती है। हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास ना ज़मीन है दिल्ली की, ना हमारे पास पुलिस है, और हमारे पास कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम फैसले दिल्ली सरकार नहीं ले सकती। अच्छा, तो इसमें जो है सबसे एक चीज़ और है कि क्या दिल्ली पुलिस को, हालांकि कई बार शीला दीक्षित, माननीय शीला दीक्षित जी जो है मांग भी कर चुकी हैं कि दिल्ली पुलिस को जो है दिल्ली सरकार के अंडर मतलब आ जाना चाहिए जो है, तो क्या आप इस बात से सहमत करते हैं कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है दिल्ली के अंदर, जो जिस तरीके से मामले होते जा रहे हैं, चाहे आपराधिक मामले हो, चाहे रेप के जैसे भी मामले आ रहे हैं सामने, तो क्या ढिलाई अगर दिल्ली के पास आ जाएगी, दिल्ली सरकार के पास आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा उससे काम? नहीं, देखिए ऐसा है कि दिल्ली पुलिस, मैं ये दिल्ली पुलिस पर मैं आरोप नहीं लगा रहा कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, खासकर दिल्ली है, यहाँ पे बहुत कई राज्य के लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ रहते हैं, लेकिन दिल्ली कहते हैं दिल वालों की, यहाँ पे हर आदमी के लिए जगह है। तो हम लोग तो ये नहीं कह रहे कि वो ना आए दिल्ली इतना बढ़िया शहर है तो आते लोग। तो एक समस्या ये भी हमारे साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है। और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं हर कोई कानूनी व्यवस्था होगी तो कहीं दिल्ली पुलिस पे सारे इल्ज़ाम आएंगे। तो हम ये चाहते हैं, हमारी मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ये चाहती है कि अगर दिल्ली पुलिस हमारे पास आते हैं, जो हम लोकल लीडर हैं, जो लोकल जनता का प्रतिनिधि करते हैं, MLAs हों, काउंसिलर हों, तो वो उनको आसानी हो जाएगी उनसे बात करने में, उनसे अपनी बात रखने में। अब वो क्या है, वो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं हमारे नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम बन जाएगा कि वो अधिकारी जो है हमारी बात और अच्छे ढंग से सुनेगा। कोई कहीं अगर हमारे इलाके में क्राइम होता है तो वो मेरी जिम्मेदारी बनेगी। मेरे यहाँ कोई नाला बंद हो जाता है, मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे पास आते हैं। कोई सड़क पर नहीं है, लोग मेरे पास आते हैं। बिजली नहीं आ रही, लोग मेरे पास आते हैं। पानी नहीं आ रहा, लोग मेरे पास आते हैं। वो मेरी जिम्मेदारी है। वो सरकार ने भी अधिकार दे रखे हैं कि आप अपने इलाके में जाओ, ये आपको ये काम कराना है। लेकिन कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, तो लोग हमें फ़ोन तो रखते हैं कि मेरी चोरी हो गई, SP हो जाएगा, FIR मिलेगा, पूछा मिलेगा, लेकिन कोई हक से नहीं कहता। जब वो कोई हक से कहेगा तो हम उसको डंडा चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये नहीं हो जाएगा कि जब आपके अधिकार में आ जाएगी, नेताओं के मतलब कहा जाए सीधे तौर पर कि अगर नेताओं के अधीन हो जाएगी तो अगर दिल्ली पुलिस, तो कहीं ना कहीं उसका गलत उपयोग भी हो सकता है। नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ये पूरी दिल्ली में। अब जब पूरे हिंदुस्तान जो है, UP हो, हरियाणा हो, राजस्थान, वहाँ सब पुलिस जो है राज्य सरकार के हाथ में। दिल्ली में क्यों नहीं है? दिल्ली के अंदर हम ये नहीं, हमें अपनी नई चीज़ थोड़ी कर रहे हैं। हम तो जब पूरे स्टेट, सब स्टेट को यहाँ भी कर देते हैं। बात तो दिल्ली पुलिस की है, हटा देना चाहिए। इस मुद्दे को जो है बाद में कभी और बात करेंगे। फिलहाल जो है इसी विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा के अंदर आपको क्या लगता है जो विरोध हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर माना जाता है तो जो है नंदनगरी हो गया, सीमापुरी हो गया, गोकरपुरी हो गया, रोहतास नगर हो गया, सबसे ज़्यादा सक्रिय इन्हीं जगहों पर है। ये आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आती हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी, आपका जो वर्चस्व है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म तो सा हो रहा है या लोग भटकते जा रहे हैं कहीं ना? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मैं तो आम आदमी के साथ एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, जरूर वो 10-50 आदमी जरूर बात है। तो ना गोकरपुर मेरा एरिया है, ना नंदनगरी वाला मेरा, सीएमपुर मेरा एरिया है, ना भजनपुर मेरा एरिया है। तो वहाँ का तो मुझे खैर पता नहीं है, लेकिन मेरे दुकान में विधानसभा में, अपनी विधानसभा में बात करते हैं। मेरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी जो है कोई सक्रिय नहीं है, कहीं वो लोग उससे प्रभावित नहीं है, लेकिन वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं कल नंदनगरी के अंदर गया था तो वो कुछ लोग वहाँ टोपी पहन के कंप्लेंट बांट रहे थे कि जो है दिल्ली सरकार वो जो है अब लोगों को
अब कोई आदमी जब अन्ना जी हमारे भूल गए उन्होंने दिल्ली में छेड़ा एक बिल के लिए, तो हमारी सरकार ने उस बिल की कुछ बातें मानी भी हैं, वो बिल हम लाना भी चाह रहे हैं, लाएंगे भी। और जब उनको लगा कि भाई अन्ना जी हीरो बन गए तो हम उन्होंने अन्ना जी को छोड़ गए, खुद हीरो बन गए। तो जो आदमी कभी किसी का रिलायबल नहीं है, तो अपने आदमी का भरोसा तोड़ के उसने अपना दम बना लिया, तो क्या पता वो जनता के साथ क्या करेगा। तो ये क्या लगता है, ये तो ठीक है, वो तो माना कि जो है अन्ना हज़ारे को जो है केजरीवाल ने जो भी है साइड कर दिया, कहीं ना कहीं राजनीति में आने के बाद जो है आंदोलन तो उन्हीं का था ना जी। हाँ, पर बात अगर की जाए कि सीधे तौर पर जो है केजरीवाल का जो निशाना है, जो आम आदमी का पार्टी जो निशाना साधती है सीधे कांग्रेस पर, मतलब सीधे तौर पर क्या सत्ता में आने के लिए या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि जो हाथी है उसी पे अगर वार करो तो तभी जो है अट्रैक्शन। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का काम है, ब्लैकमेल वो लोग कर रहे हैं। और मैं आपको जो है जो बता देना चाहता हूँ कि इनकी कोई पार्टी नहीं है, ये सिर्फ नेताओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं। और इनको ये विधानसभा चुनाव में पता लग जाएगा, ये विधानसभा चुनाव के बाद कहीं दिखाई नहीं देगी। इनकी क्या आपके सोचते हुए कि विधानसभा में सीट आ जाएगी, या ये जरूर है कि भाई ये थोड़ा सा वो सरकार कांग्रेस की हमारी पार्टी की सरकार है, तो जो चीज़ बोल रही है तो सरकार के खिलाफ ही बोलेगा तो आदमी बात सुनेगा। लेकिन वो बीजेपी की बुराई करते हैं, ये भी लोग भ्रष्ट हैं, ये भी चोर है, भैया तुम आदमी अच्छा कौन है, मतलब सारे अगर चोर हैं तो अच्छा आदमी कौन है। अगर तो केजरीवाल जी को हम कहते हैं चलो बड़े आदमी हो सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं। लेकिन अगर है भी किसी पर्सनल लाइफ में अगर है भी वो आदमी, तो उसकी क्या गारंटी है जो उसके उनके जो नीचे के लोग हैं जो कल को चुनाव लड़ेंगे और कल वो कोई सरकार में आते हैं, कोई बात होती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग उससे जो है ठीक लोग होंगे। चलिए अब बात यहीं पे जो है धीरे धीरे ख़त्म करने जाते हैं, और बस आखिरी सवाल कि चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, क्या तैयारी होगी आपकी? ठीक है, तैयारी सिर्फ इतनी है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्षेत्र में विकास का कार्य चल रहा है, सड़कें हों, नाली हो, फ्लाईओवर हो, पानी हो, क्षेत्र के अंदर जब मैं विकास करूँगा तो मुझे लोग अपने बात अपने आप बोलेंगे। अगर मैं विकास नहीं करूँगा तो लोग कहेंगे यार इसने जो है व्यक्ति विकास नहीं कराया, तो हमें ऐसे आदमी बनाते हैं विकास कराएं। तो ये जो वोट पड़ती है तो वो विकास कराने पड़ती है। तो जब आपकी सड़कें बनी होंगी, आपकी नालियाँ बनी होंगी, आपकी सड़क सब चीज़ ठीक होगी, तो आप अपने आप बोलते। बात आखिर में विकास की ही मानी जाएगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, जनता को भी पता है कि विकास अगर होता है इलाके के अंदर, अगर विकास हुआ है तो उसी प्रतिनिधि को वो चुनना पसंद करेगी। और इसी को लेकर जो है कई बार जो है उठा पटकी हुआ, महंगाई का भी एक हालांकि मुद्दा रहता है कि महंगाई लगातार जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पर कई सवाल अभी भी बने हुए हैं, पर जवाब आखिर में जनता को ही देना है। जब विधानसभा चुनाव आएंगे, जब वोटिंग होगी, इलेक्शन होगा, तब उसके बाद जो परिणाम होंगे वही जनता का जवाब होगा। तो आज की जो खास मुलाकात है इसको यहीं ख़त्म करते हैं।